अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू वॉइस क्लासिक। उर्दू वॉइस क्लासिक के तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए मेरे चैनल उर्दू वॉइस क्लासिक को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सरपा मोड़ की डाइन। नौजवान सब इंस्पेक्टर दिलीप गंगूली BA करने के बाद बराह रास्त सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसका तकर्रुर चक्रवत्ता पुलिस स्टेशन में हुआ था। दिलीप का कद 6 फीट 2 इंच था, रंग गोरा, काली आंखें और चौड़ी चकली छाती थी। वो इस कदर हैंडसम था कि अगर उसे फिल्म में चांस मिल जाता तो अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स के चिराग गुल कर देता। बल्कि कॉलेज में उसके साथी हमेशा उसे मुंबई जाने का मशवरा देते थे, लेकिन दिलीप पुलिस या मिलिट्री में सर्विस चाहता था। चक्रवत्ता पुलिस स्टेशन में आए उसे 20 दिन ही गुजरे थे। एक दिन वो अपने अफसर इंस्पेक्टर जोगपाल के साथ एक कत्ल केस पर तबादले ख्यालात कर रहा था कि पुलिस स्टेशन के अहाते में एक ट्रक के इंजन की भारी आवाज सुनाई दी। 2 मिनट बाद ही कदमों की चाप सुनाई दी। फिर एक भारी मर्दाना आवाज आई, मैं इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। अंदर हैं, चले जाओ, बाहर बैठे ड्यूटी ऑफिसर ने कहा। दरवाजा खुला, एक सरदार जी अंदर दाखिल हुए और सलाम करके इंस्पेक्टर जोगपाल से बोले, इंस्पेक्टर साहब, सरपा मोड़ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। एक कार नीचे खड्डे में जा पड़ी है। ओह गॉड! ये सुनकर इंस्पेक्टर जोगपाल के मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर हो गया? ओके सरदार जी, थैंक यू, हम अभी जाकर देखते हैं। सरदार जी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, लोग तो अब उसे भूतिया मोड़ कहने लगे हैं इंस्पेक्टर साहब। लगता है सचमुच वहां कोई भूतनी रहने लगी है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। अच्छा बादशाहो, हम चलते हैं, सत श्री अकाल। ये कहकर सरदार जी बाहर चले गए। सरदार जी के जाने के बाद सब इंस्पेक्टर दिलीप गंगूली ने हैरत से कहा, आपने एक्सीडेंट की खबर सुनकर कहा फिर हो गया, और फिर इस सरदार जी का ये कहना है कि लोग अब सरपा मोड़ को भूतिया मोड़ कहने लगे हैं। मैं कुछ समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर जोगपाल ने उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ, रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा। इंस्पेक्टर गंगूली फौरन उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और जीप में बैठकर चल दिया। गाड़ी इंस्पेक्टर जोगपाल खुद चला रहा था। आबादी से निकलकर जब उनकी गाड़ी सुनसान पहाड़ी सड़क पर आ गई तो दिलीप बोला, आप मुझे कुछ बता रहे थे। ये 11वां एक्सीडेंट है, इंस्पेक्टर जोगपाल ने सड़क पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। 11वां एक्सीडेंट? दिलीप ने हैरत से कहा, मैं समझा नहीं सर। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सरपा मोड़ इस इलाके का सबसे ज्यादा खतरनाक मोड़ है। सड़क ने इस जगह सांप की तरह 2 ऐसे बल लिए हैं कि जरा सी गलती से गाड़ी खड्डे में गिर सकती है, इसलिए इसको सरपा मोड़ कहा जाता है। सिर्फ यहाँ के लोग सांप को कहते हैं। तो क्या इन मोड़ों पर खतरे की वार्निंग के बोर्ड नहीं लगे हैं? दिलीप ने सवाल किया। बोर्ड लगे हैं, आधा मील पहले से वार्निंग के बोर्ड शुरू हो जाते हैं। शुरू में ख्याल किया जाता था कि ये एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही से होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से चौथे हादसे में ड्राइवर मरने से पहले अपना बयान देने के काबिल था। उसके बयान से पहली बार शक हुआ कि हादसों की वजह कुछ और है। वो क्या वजह थी? दिलीप ने सवाल किया। इंस्पेक्टर जोगपाल ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, शुरू में उस शख्स के बयान पर भी तवज्जो नहीं दी गई थी। उस वक्त के पुलिस स्टेशन इंचार्ज का ख्याल था कि मरने वाला अपने होश व हवास खो बैठा था, इसलिए ऐसा नाकाबिले यकीन बयान दिया गया था। अचानक इंस्पेक्टर ने दिलीप की जानिब देखकर पूछा, कल चांद की क्या तारीख थी? मुझे तो मालूम नहीं, दिलीप ने जवाब दिया। पिछली सीट पर बैठे हुए एक सिपाही ने कहा, दोज थी सर। ये दूसरी अजीब बात है, इंस्पेक्टर जोगपाल बोला, हर एक्सीडेंट दोज की रात को ही होता है।
प्लीज सर, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया, दिलीप बोला। रोज को ही एक्सीडेंट क्यों होते हैं? और इस मरने वाले ने क्या बयान दिया था जिसे नाकाबिले यकीन समझा गया? इंस्पेक्टर जोगपाल ने इस बार एक गहरा सांस लेकर कहा, क्या तुम भूत प्रेत के कायल हो इंस्पेक्टर गंगूली? नो सर, दिलीप ने फौरन जवाब दिया। ये साइंस का जमाना है, इंसान चांद तक पहुंच चुका है। भूत प्रेत के किस्से जमाने जाहिलियत की देन हैं। साइंस चाहे जितनी तरक्की कर ले, इंस्पेक्टर जोगपाल बोला, लेकिन अब भी कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनको लॉजिक या साइंस की मदद से नहीं सुलझाया जा सकता। सरपा मोड़ के चौथे एक्सीडेंट में मरने वाले शख्स ने जानते हो क्या बयान दिया था? क्या बयान दिया था सर? दिलीप ने सवाल किया। वो रानी खेत के एक दराज कद शख्स का बेटा था। चक्रोता से रानी खेत जा रहा था। वो भी दोज की रात थी। मौसम बिल्कुल साफ था, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कभी कभी कोई बस या कार गुजर जाती थी। अपने बयान के मुताबिक सरपा मोड़ के करीब पहुंचकर उसने कार की रफ्तार कम कर दी, और जब वो सरपा मोड़ से मुश्किल से 100 गज के फासले पर रह गया था तो अचानक उसकी कार की लाइट एक इंसानी जिस्म पर पड़ी। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा उसको रुकने का इशारा कर रहा था। कार के ड्राइवर ने कार की रफ्तार और कम कर दी और उस शख्स के करीब लाकर कार को ब्रेक लगा दिए। करीब आने पर उसने देखा कि कार को रोकने का इशारा करने वाली एक औरत थी। नहीं, औरत भी नहीं, बल्कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो शख्स हैरान रह गया कि रात को इस वक्त एक अकेली खूबसूरत लड़की इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर क्या कर रही है? लड़की ने कीमती साड़ी पहन रखी थी, जेवर भी थे, मगर उसकी साड़ी पर जगह जगह धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसका एक हाथ नीचे लटका हुआ था, जिस्म से खून टपक रहा था। उस शख्स ने सोचा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है। उसने खिड़की से सर निकालकर पूछा, क्या बात है? लड़की ने जवाब दिया, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, नीचे खड्ड में गिर पड़ी है। इत्तेफाक से मैं बच गई हूँ। अगर आप मुझे अगले गांव तक छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस गांव में मेरा एक रिश्तेदार रहता है। अगला गांव सरपा मोड़ से 2 मील के फासले पर है। उस शख्स ने फौरन कार का दरवाजा खोलकर कहा, अंदर आ जाइए। वो लड़की उसके पहलू में बैठ गई। उस शख्स ने कार स्टार्ट की तो लड़की ने कहा, जनाब, क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं? शर्मिती जी, उस शख्स ने जवाब दिया, ये मॉडर्न जमाना है, भूत प्रेत पुराने लोगों का वहम था। इस जमाने में भूत प्रेत नहीं होते। इस वक्त तक कार सरपा मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उस लड़की ने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, अगर आप ये समझते हैं कि भूत प्रेत इस जमाने में नहीं होते तो जरा इधर मेरे हाथों की तरफ देखिए। उस शख्स का बयान है कि उस लड़की के हाथ देखते ही खौफ से उसकी जान निकल गई। उसके हाथ पांव बेकाबू हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर पॉलिश गिर पड़ा हो। उसके जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। गाड़ी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो स्टीयरिंग घुमाने के काबिल भी ना रहा था। नतीजा में कार तंग सड़क के जंगला से टकराई और जंगले को तोड़कर नीचे खड्ड में गिर पड़ी। बाप रे, दिलीप के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने लड़की के हाथों में ऐसी क्या चीज देख ली थी सर, जिससे वो डर गया? उस आदमी की गर्दन पर 10 ऐसे निशान थे जैसे तेज धार की चीजें चुभाई हों। उसका बयान था कि लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके हाथ इंसानी नहीं थे। जब उसने लड़की के हाथों की तरफ देखा तो अचानक उसके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून पड़ने शुरू हो गए। उसके हाथ अपनी जगह रहे, लेकिन नाखून लंबे होते गए और होते होते उसकी गर्दन तक पहुंच गए। बस उसे इतना ही याद था। उसके बाद कार खड्डे में जा गिरी। ओह नो, दिलीप गंगूली चिल्लाया, इट इज इम्पॉसिबल, ये कतई नामुमकिन है। इंसानी हाथों के नाखून इस तरह कभी नहीं बढ़ सकते।
اور پھر اگر وہ لڑکی حادثہ کے وقت کار میں تھی تو اس کی لاش بھی ملنی چاہیے تھی، انسپکٹر جوگپال نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو اس وقت کے پولیس انسپکٹر نے مرنے والے کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا اور سمجھا تھا کہ موت کے خوف نے اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت ختم کر دی تھی۔ اس نے شاید کبھی بھوت پریت کا قصہ پڑھا یا سنا ہوگا، وہی اس کے ذہن میں رہ گیا تھا جو اس نے لاشعوری کیفیت میں بیان کر دیا۔ چنانچہ انسپکٹر نے اس شخص کے مرنے کے بعد فائل میں اتفاقی حادثہ لکھ کر فائل بند کر دی۔ اس سے پہلے کے حادثوں میں گردن کے نشانات پر توجہ نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ اتنی اونچائی سے کار کھڈے میں گرنے پر جسم میں دسیوں زخموں کے نشانات بن جاتے تھے۔ اس حادثہ کے بعد دو باتیں عجیب ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد ہر ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کی گردن پر ویسے ہی سوراخ جیسے نشان پائے گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب نویں کار کو وہی حادثہ پیش آیا تو اس کار کا ڈرائیور بھی اتنی دیر ہی زندہ رہا کہ اپنا بیان دے سکے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی انسپکٹر گنگولی کہ اس شخص کا بیان بھی پہلے مرنے والے کے بیان سے لفظ بہ لفظ ملتا تھا۔ دلیپ نے حیرت سے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اس کو بھی سرپا موڑ کے پاس اسی طرح کی لڑکی ملی تھی؟ ہاں، انسپکٹر جوگپال نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس لڑکی نے بھی یہی کہا کہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ دلیپ گہرا سانس لے کر بولا، اور اس نے بھی کار میں بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ ڈرائیور کو دکھائے تھے اور اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی اسی طرح اس کی گردن کی جانب بڑھے تھے؟ ہاں، انسپکٹر جوگپال نے بھاری گھمبیر آواز میں کہا۔ اس کے بعد سے اس بات پر یقین کر لیا گیا ہے کہ اس موڑ پر ضرور کوئی بھوتنی یا چڑیل رہتی ہے۔ بعد میں جب حادثوں کی دوبارہ جانچ کی گئی تو کچھ عجیب سی چیزیں محسوس ہوئیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلاً پہلی بات تو یہ ہے کہ حادثے میں مرنے والے ہر شخص کی گردن پر ویسے ہی نشانات ملتے تھے جیسے کسی نے ناخن چبوئے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حادثہ ہمیشہ دوج کی رات کو ہی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حادثہ ہمیشہ سرپا موڑ پر ہی پیش آتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حادثہ ہمیشہ اس کار کو پیش آتا ہے جس میں صرف ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی دوسرا مسافر نہیں ہوتا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ حادثہ ہمیشہ رات کو پیش آتا ہے۔ اس پر ان دونوں مرنے والوں کا بالکل ایک جیسا بیان۔ اب تم خود بتاؤ، ان سب باتوں سے تم اور کیا نتیجہ نکال سکتے ہو؟ ویسے تو یہ سب باتیں اتفاق بھی ہو سکتی ہیں، دلیپ نے جواب دیا۔ میں اس بات کو لاجک اور سائنس سے اس طرح سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دوج کی رات میں چاند کی کرنیں اس موڑ پر کچھ اس طرح پڑتی ہوں کہ ڈرائیور کو کسی قسم کا نظری دھوکا ہو جاتا ہو۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو آپ کی کئی باتوں کا جواب آ جاتا ہے۔ اب رہی لڑکی کے ناخن بڑھنے والی بات اور گردن پر نشانات پائے جانے کی بات، تو یہ ممکن ہے کہ مرنے والوں نے بھوت پریت سے متعلق کوئی ایسا واقعہ بچپن میں سنا ہو اور مرنے سے پہلے ان کے ذہنوں میں وہی واقعہ رہ گیا ہو۔ پھر گردنوں پر نشانات کہاں سے آ گئے؟ انسپکٹر جوگپال نے سوال کیا۔ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ پہلے 3 واقعات میں گردن کے ان نشانوں پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اونچی جگہ سے کار گرنے کے حادثے میں کسی طرح کے بھی زخم آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جنگلی جانور ان لاشوں کو بھموڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حادثے کے بعد رات بھر لاش اسی کھڈے میں اکیلے پڑی رہتی ہے، تو گویا تم بھوتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہو، انسپکٹر جوگپال نے کہا۔ ابھی تو نہیں، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ آپ نے جو واقعات بتائے ہیں وہ مافوق الفطرت محسوس ہوتے ہیں، پراسرار اور خوفناک بھی ہیں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھوت پریت صرف انسان کا وہم ہوتا ہے، اصل میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ یا سمجھ لیجئے کہ جب تک میں خود کسی بھوت کو نہ دیکھ لوں میں ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ سرپا موڑ آ چکا تھا۔